आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे राइज ऑफ हिटलर की। इस इंसान को आप देख रहे हैं, इसने कत्लेआम किया, पूरी दुनिया की बैंड बजाई और ऐसा क्योस क्रिएट किया कि क्या बताएं। इतिहास का सबसे काला चैप्टर ज्यूइश होलोकॉस्ट। लाखों लाखों ज्यूस को मार दिया, 60 लाख ज्यूस को खत्म कर दिया इसने। सबसे इतिहास का सबसे काला चैप्टर। ठीक है, तो आज हम देखेंगे राइज ऑफ हिटलर। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेजिज्म, फासिज्म के बारे में हम समझ ही चुके हैं। पिछली बार हमने वर्ल्ड वॉर वन के 2 लेक्चर लिए थे। 1 घंटे का टोटल सेशन है वर्ल्ड वॉर वन का, 40 मिनट का। और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एंड आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन वो लगभग 30 मिनट का। तो 1 घंटे 10 मिनट का सेशन है, तो आप देख लीजिएगा, वो लेक्चर अवेलेबल है। हम उसके आगे की कहानी समझेंगे और परसों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड वॉर टू के बारे में जानेंगे। समझ गए? तो फिलहाल हम देखेंगे आज राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, देख रहे हैं ना, हेल हिटलर। ऐसे ही लोग पागल थे इसके पीछे। हर कोई पागल नहीं था, लेकिन जितने लोग थे वो इसका साथ देते थे। तो आज हम देखेंगे हिटलर ताकत तक पहुंचा कैसे। तो ये 14वां लेक्चर है, 14th लेक्चर। वर्ल्ड हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा दोस्तों। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है, वैसे तो इतिहास के बहुत सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कवर है ही है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया की कवर है, ये मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से मैंने शुरू की थी। हालांकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ये शुरू है, बट मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से शुरू की थी। फिर अमेरिकन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये सारी चीजें मैंने कवर की हुई है, देख लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा। मैंने देखा है, जब मैं अपने चैनल की स्टैटिस्टिक्स देखता हूँ, कि बहुत सारे बच्चे जो हैं या लोग जो हैं वो लेक्चर्स तो देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते 50%। तो 1 सेकंड लगना है क्या, हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो राशि मैम है वो डेली एक सरकारी स्कीम कवर करेंगी। 5 मिनट 5-6 मिनट का लेक्चर होगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो वो लेक्चर सीरीज कल से शुरू हो गई है। उन्होंने कल ट्यूलिप पोर्टल पे लेक्चर दिया था, आज भी वो एक स्कीम लेके आएंगी, तो डेली एक स्कीम आएगी। तो आज हम देखेंगे राइज ऑफ हिटलर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। साथ ही साथ जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ग्लोस पे अपलोड हो जाती है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो, हिटलर की बात करें तो इसका जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था, ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव ब्रनाउ में। ठीक है, अब इनके जो पिताजी थे वो थे सिविल सर्वेंट। ठीक, इनके जो पिताजी थे उनके बहुत सारे अफेयर्स रहते थे, और हिटलर की मां से इन्होंने शादी की, क्लेरा जिनका नाम था। ठीक है, हिटलर अपनी मां से बहुत ज्यादा क्लोज थे। एक्चुअली क्या था कि जब इनके माँ बाप क्लोज आए तो बहुत सारे बच्चे हुए। वो बच्चे ज्यादातर मर गए, बचपन में ही मर गए। हिटलर जो था वो चौथा बेटा था, तो इनकी मां को बहुत ज्यादा डर रहता था कि कहीं ये भी ना मर जाए या इसको भी कुछ ना हो जाए। कहते ना, बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुआ था। तो हिटलर को बहुत पैम्पर किया था इनकी मां ने, बिगाड़ के रख दिया था। ठीक है, हिटलर गलत करे वो भी सही, जिसकी वजह से बचपन में हिटलर का जो एटीट्यूड है, हिटलर बहुत एरोगेंट था। ठीक है, लोगों का मजाक बनाता था, कभी कभी लड़ाई करता था, बहस करता था। ना नहीं पसंद था हिटलर को, शुरू से ना पसंद था ही नहीं। जब ये अपने रूममेट्स के साथ रहता था तो इसके दोस्त बताते हैं कि अगर हिटलर को हम मना करते थे या इससे डिसएग्री करते थे तो पागल हो जाता था, पागलों की तरह लड़ने लगता था। ऐसा लगता था कि हमको मार ही देगा। और यही हिटलर का एटीट्यूड जिंदगी भर चला। हिटलर अपने भाई से बहुत ज्यादा क्लोज था, उनका देहांत हो गया। अपनी मां से बहुत ज्यादा क्लोज था, उनका देहांत हो गया। अपने पिताजी, हालांकि हिटलर और पिताजी के बहुत हम ये देखते हैं कि डिफरेंसेस रहते थे। समझ रहे हैं, हिटलर और इनके पिताजी के, क्योंकि हिटलर चाहता था, हिटलर थोड़ा अलग करना चाहता था, सरकार में नहीं जाना चाहता था। अब इनके पिताजी थे सिविल सर्वेंट, वो चाहते थे कि ये लड़का जो है वो सरकारी नौकरी करे। लेकिन हिटलर आर्टिस्ट बनना चाहता था। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हिटलर एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। काश बन गया होता तो कितने लोग बच जाते। लेकिन हिटलर की हैंडराइटिंग बहुत गंदी थी, और आज तो पूछिए ना, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनकी आर्ट बहुत अच्छी होती है, ये तो पता ही है आपको। मेरी हैंडराइटिंग भी आपने देखी, बहुत गंदी है। तो हिटलर जो है, हिटलर की आर्ट बहुत गंदी थी। तो हिटलर ने कई बार, 3 बार वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स यहां पे एंट्रेंस दिया, कि वियना एकेडमी उस समय की सबसे बड़ी एकेडमी,
मुझे सिखाए, आर्टिस्ट बनाना सिखाए, मतलब आर्टिस्ट बनाए, ठीक है, आर्ट बनाना सिखाए। लेकिन बार बार वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने हिटलर को रिजेक्ट कर दिया। और हिटलर शुरू में पढ़ने में भी बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। हिटलर जो टेक्निकल स्कूल में गया तो हिटलर बहुत अच्छा नहीं था पढ़ने में, ग्रेड्स इसके बहुत खराब आते थे, लेकिन किसी तरीके से पास हुआ। तो हिटलर ने खूब पार्टी की, अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी की, खूब शराब पी और बहुत हंगामा किया। यह आखिरी बार था जब हिटलर ने शराब पी थी, क्योंकि जब इसने हंगामा किया तो माँ बाप तक बात पहुंची, बड़ी फटकार लगी। तब हिटलर को यह पता चला कि शराब इंसान को बर्बाद कर देती है। वो आखिरी बार थी, इसके बाद हिटलर ने कभी भी शराब नहीं पी। हिटलर वॉज अ टी टोटलर, शराब वराब कुछ भी, कोई नशा नहीं था हिटलर को। देखिए, हिटलर एक शैतान तो था, लेकिन बहुत सी ऐसी क्वालिटीज थी हिटलर की जिसने इसको कमाल बना दिया। क्वालिटीज तो थी, आप कुछ भी कहिए, समझ रहे हैं ये सारी चीजें। उसके बाद दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, मैंने हिटलर की किताब पढ़ी है, मेन कीम्फ, ठीक है। साथ ही साथ ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। और देखिए, ये जो डेटा है ना, अच्छा हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं जो डेटा है, वैसे तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो जो मैं बोलता हूं वो तो बहुत सारी चीजें बताता हूं, आपको पता ही है, कहानी के रूप में। लेकिन ये जो डेटा है वो मैं, बहुत ही कमाल की वेबसाइट है history.com, ठीक है, हिस्ट्री चैनल भी है, उन्हीं की ही वेबसाइट है history.com, वहां से ये डेटा लेके आया हूं, ठीक है। बेहतरीन साइट है। अगर आपको कभी भी कोई भी हिस्ट्री का इवेंट जानना हो तो आप वो वेबसाइट जरूर विजिट करिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही अच्छे से समराइज वे में दिया रहता है, ठीक है। तो ये चीज, तो हिटलर जो है, हिटलर स्कूल से पास हुआ। अब क्या हुआ कि इनके जो परिवार है वो टूट गया, मतलब परिवार में जो मृत्यु है एक के बाद एक होने लगी। पहले इनके पिताजी गए, नहीं, सबसे पहले इनका भाई गया, अपने भाई से, अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा क्लोज था। उसके बाद इनके पिताजी, और जब इनकी मां का देहांत हुआ, क्लेरा का, 1908 में, तो हिटलर पूरी तरीके से टूट गया, समझ रहे हैं, पूरी तरीके से हिटलर टूट गया, क्योंकि अपनी मां से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब दोस्तों हिटलर के पास कोई था ही नहीं, वो वियना आ गया, ठीक है। वियना आ गया, जैसा कि मैंने बताया कि हिटलर आर्टिस्ट बनना चाहता था, वियना में फाइन आर्ट्स का एग्जाम दिया। लेकिन ये जो 6 साल है, 1908 से लेकर 1914 तक, हिटलर की हालत बहुत खराब हो गई। हिटलर एकदम भिखारी जैसा हो गया, आप समझ रहे हैं, बहुत बुरी हालत। ऐसा लग रहा था कि 100 बीमारियां लेके घूम रहा है, एकदम पतला दुबला, मुंह एकदम पीला पड़ गया था, ठीक है। हालांकि 5 फीट 8 इंच हाइट थी, ऐसा लग रहा था कुपोषण का शिकार हो गया है, खाना नहीं मिल रहा है, बदबू आती थी इसके पास से। तो हिटलर की अब 6 साल में बहुत बुरी हालत, क्योंकि हिटलर डिप्रेशन में चला गया। क्यों? क्योंकि एक तो सारे परिवार वाले चले गए, पैसा भी नहीं था हिटलर के पास, काम भी नहीं था, और आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो भी नहीं मिला इसको। ऐसा बोला जाता है कि उस समय हिटलर एक लड़की से प्यार करता था। भाई कहानी सही है कि नहीं ये कोई नहीं जानता, उसने भी हिटलर को धोखा दिया, और वो लड़की थी यहूदी, ज्यू। इसीलिए ये भी एक कहानी है कि हिटलर जो है एक यहूदी लड़की से प्यार करता था। लेकिन अब ये नहीं पुख्ता है कि ये कहानी सही है कि गलत है, हम इस पर मुहर नहीं लगा सकते, ठीक है, लेकिन एक कहानी है। तो 6 साल 1908 से लेकर 1914 तक हिटलर इधर उधर भटकता रहा। कभी फुटपाथ पे सोता, कभी पार्क में सो जाता, कभी बेंच में सो जाता, ठीक है। बहुत बुरी हालत हो गई थी हिटलर की, और ऐसा लग रहा था कभी अच्छे दिन आएंगे ही नहीं। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, तब हिटलर के अच्छे दिन शुरू हो गए। कैसे? पूरी दुनिया के तो बुरे थे, लेकिन हिटलर के अच्छे दिन। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में शुरू हुआ, और हिटलर ने आर्मी में अपने आप को कॉन्स्क्रिप्ट कर लिया, आर्मी में शामिल कर लिया, डिप्लॉय हो गया, क्योंकि उस समय जर्मनी को लोगों की जरूरत थी, तो लोग आ रहे थे आर्मी में। कॉन्स्क्रिप्शन लॉ होता है ना, कॉन्स्क्रिप्शन मतलब क्या, देश चाहे तो लोगों को आर्मी में भर्ती कर सकता है जब देश में बहुत मुसीबत होती है, ठीक है। हर जगह कॉन्स्क्रिप्शन लॉ, भारत में भी है, लेकिन भारत में जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जितनी वॉन्ट्स निकलती हैं उनसे 10 गुना ज्यादा आ जाते हैं। तो यहां पे हिटलर जो है वो जर्मनी के पास गया और बोला कि हमको आर्मी में शामिल कर लो, वर्ल्ड वॉर 1 तो शुरू हो गया है। तो हिटलर आर्मी में शामिल हुआ। 5 साल तक, 1919 तक हिटलर क्या करता था, हिटलर मैसेज पहुंचाता था, एक साइड से दूसरे साइड, दूसरे साइड से तीसरे साइड, मैसेज पहुंचाने का काम करता था। इसमें हिटलर 2 बार घायल भी हुआ, 2 बार गोली लगी थी। एक बार बैटल ऑफ सोम में हिटलर को गोली लगी 1916 में, ठीक है, और जिसके लिए इसको आयरन क्रॉस भी मिला, जो कि जर्मनी का उस समय का सबसे हाईएस्ट एक तरीके से डेकोरेटेड मेडल था, ठीक है, वो भी हिटलर को दिया गया। तो वर्ल्ड वॉर 1 में
हिटलर का राइज हमको देखने को मिलता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ? जर्मनी हार गया। ये पूरा कवर किया है, आप देख लीजिएगा। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन हुई और जर्मनी को गजब तरीके से बेइज्जत किया गया। इसमें जर्मनी की ही गलती थी, लेकिन जर्मनी की बहुत बेइज्जती की गई। ट्रीटी ऑफ वर्सेल पूरी तरीके से जस्ट नहीं थी, ठीक है। और जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएट किया गया। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। उसकी आर्मी आप बिल्कुल बढ़ा नहीं सकते। एयरफोर्स नेवी को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप रीआर्मामेंट नहीं कर सकते एक तरीके से जर्मनी को। और हाँ, रेपरेशंस थोप दिए, रेपरेशंस ऑफ वॉर। जितना भी युद्ध में नुकसान हुआ है वो तुम दो, ठीक है। अब रेपरेशंस ऑफ वॉर की भी अपनी कहानी है। देखिए, रेपरेशंस ऑफ वॉर आएंगे कहां से? क्योंकि जर्मनी तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद पूरा बर्बाद हो गया है। तो युद्ध का जो पैसा देना है, जर्मनी ने जो युद्ध में बर्बादी की है, उसका पैसा कहां से आएगा जर्मनी के पास? क्योंकि जर्मनी के पास तो खुद ही उस समय पैसा नहीं है ना। लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, ब्रेड के लिए पैसा नहीं था, लोग सड़कों पे आ गए थे। ऐसे ही एक इवेंट में दोस्तों, जब बहुत ज्यादा शोर मच रहा था, ठीक है, और जर्मनी के ऑफिसर बिल्कुल सर झुकाए खड़े थे और पब्लिक जो है वो बहुत चिल्ला रही थी, तो हिटलर आया वहां से और बोला, बहुत जोर से बोला कि यही प्रॉब्लम है जर्मनी के लोगों के साथ, कोई सुनना नहीं चाहता। समझ रहे हैं? तो हिटलर ऐसा था, हिटलर की ओरेटरी स्किल्स बहुत जबरदस्त थी। हाँ, तो हम यहां पे बात कर रहे थे कि जर्मनी के पास पैसा कहां से आएगा। अमेरिका काफी काइंड था। अमेरिका वॉज काइंड इनफ टू ग्रांट लोन टू जर्मनी। तो अमेरिका जो है वो जर्मनी को लोन्स दे रहा था, ठीक है। वुड्रो विल्सन ने जो अपने 14 पॉइंट्स बनाए थे, वुड्रो विल्सन, ठीक है, अमेरिका का एटीट्यूड थोड़ा सही था यहां पे। तो यहां पे जर्मनी को अमेरिका लोन्स दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां से जर्मनी जो है, अब लोन्स अमेरिका को वापस भी देना पड़ेगा, लेकिन जर्मनी जो है वो रेपरेशंस ऑफ वॉर भर रहा था। और हिटलर का इसलिए मूड खराब था कि हिटलर को लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर हम क्यों हारे? जो हमारे देश के गद्दार हैं, समझ रहे हैं, देश में जो गद्दार हैं उन्हीं की वजह से। और सबसे बड़ा गद्दार समझता था ये यहूदीस को, ज्यूस को ये सबसे बड़ा गद्दार समझता था कि इन्हीं की ही वजह से हम हारे हैं। ज्यूस का, यहूदियों का इतिहास दोस्तों बड़ा ही दर्दनाक रहा है। 2000 सालों की हिस्ट्री। ज्यूस जो है, जुडाइज्म सबसे पुराना रिलीजन है, ठीक है। हालांकि सनातन धर्म है हमारा, हिंदुइज्म सबसे पुराना है, लेकिन अगर अब्राहमिक रिलीजन्स की बात करें, जिसमें क्रिश्चियनिटी, इस्लाम आता है और ज्यूज आता है, जुडाइज्म आता है, तो जुडाइज्म सबसे पुराना है। समझ रहे हैं? इब्राहिम जो है कॉमन पेट्रियार्क है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूज के, जुडाइज्म के। तो ज्यूज का जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा काला है। जहां पे भी गए यहूदी, इजराइल के बेसिकली रहने वाले, लेकिन इनको वहां से भगाया गया 2500 साल पहले, 2000 साल पहले। और जहां पे भी गए इनको प्रोसिक्यूट किया। रशिया में भी गए तो वहां पे पोग्राम चलाया, इनको प्रोसिक्यूट किया। अल्टीमेटली ज्यादातर ज्यूज पोलैंड में आके बसे, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू के शुरू होने से पहले 50% से ज्यादा ज्यूज पोलैंड में रह रहे थे। और हिटलर यहूदियों से नफरत कर रहा था, हिटलर ने पोलैंड को ही इन्वेड कर दिया। तो आप समझिए यहूदियों पे क्या मुसीबत आई होगी। यहूदियों पे, ज्यूज पे कमाल की मूवी बनी है, द शिंडलर लिस्ट। जैसे बहुत सारी मूवीज है, एक लाइफ इज ब्यूटीफुल करके है, लाइफ इज ब्यूटीफुल कुछ ऐसे ही नाम है, लेकिन शिंडलर लिस्ट आप जरूर देखिएगा। कमाल की मूवी है दोस्तों। उसमें दिखाया कि यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे थे हिटलर, कैसा जर्मनी ने व्यवहार किया। तो यहां पे यहूदियों के ऊपर काल बन के टूटा हिटलर। हिटलर बोल रहा था कि यहूदियों की ही वजह से हारे। अब यहूदियों की वजह से क्यों हारे? देखिए, यहूदी जो है बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं, ये एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। इसराइल को आप देख लीजिए, अगल बगल अनस्टेबिलिटी है, लेकिन इसराइल देखिए अकेले खड़ा हुआ है। हिम्मत नहीं है कि वहां पे कोई भी इंसान, वहां बिल्कुल स्टेबल है, सरकार वहां की स्टेबल है, तो वहां पे बिल्कुल स्टेबिलिटी है। हिम्मत नहीं है अगल बगल के देशों की कि इसराइल के ऊपर हाथ आंख उठा के देख ले। इसराइल में तो वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, मोसाद, अगर उनके एक नागरिक को कोई मारता है तो 10 को वो मारते हैं, 10 आतंकियों को मारते हैं। हमने देखा ना कितनी बार ऐसा। ओलंपिक्स में जब 1970s में यहां पे 13 खिलाड़ियों को मारा गया पैलेस्तीनी आतंकवादियों ने, ठीक है, तो 20 साल तक जो जो उसमें इन्वॉल्व था मोसाद ने ढूंढ ढूंढ के मारा। आप नोबेल प्राइज उठा के देख लीजिए, आपको ज्यादातर यहूदी मिलेंगे, ज्यूज मिलेंगे, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टीन ज्यू थे, यहूदी थे। तो बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं और बड़े श्रूड पीपल होते हैं, ठीक है। अपना पैसा होता है इनका, अपना बिजनेस, बैंक्स को बहुत अच्छे से मैनेज। तो यहूदी जो है बड़े टैलेंटेड। अब हिटलर बड़ा नफरत करता था यहूदियों से कि इन्हीं की ही वजह से हमारे हैं, है ना, और इनको सबसे पहले हम ठिकाने लगाएंगे। लेकिन अभी हिटलर पावर में नहीं आया है, अभी तो वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ है, समझ रहे हैं। पावर में आने के लिए हिटलर को प्रोपागेंडा बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, प्रोपागेंडा फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और हिटलर इसमें माहिर था।
प्रोपागेंडा फैलाने में हिटलर माहिर था। एडवर्टाइजमेंट निकालता था, ठीक है, और बहुत कुछ पैम्फलेट बांटता था, और अपनी ओरेटरी स्किल्स से तो सबको पागल कर ही देता था। हिटलर जब बताता था, बोलता था, कमाल की ओरेटरी स्किल्स, तो बहुत एक्शंस करता था। कभी हाथ को ऐसे खींचेगा, कभी अजीब अजीब मुंह बनाएगा, लेकिन एक्टिंग ऐसा लगता था वो एक्टिंग कर रहा है। लेकिन वो जो एक्टिंग होती थी ना, जब वहां पे लोग बैठे हुए थे, उनमें जोश भर जाता था। क्यों? राष्ट्रवाद की भावना, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की भावना हिटलर ने जगा दी थी लोगों के मन में। सारे लोगों के मन में नहीं, 40 to 50%, लेकिन हिटलर से प्रभावित हो गए थे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि 1918 में हिटलर वापस म्यूनिच आया, जर्मनी आया, और जर्मन वर्कर पार्टी इसने बनाई। ठीक है, यही वर्कर पार्टी बाद में नेजी बन गई। समझ रहे हैं? देखिए, अगर हिटलर की बात करें तो अब जब इसने वर्ल्ड वॉर 1 मतलब आर्मी से हटाई, तो उसके बाद जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। और हिटलर बोलता था कि अब जर्मनी को वापस उठाना है, लेकिन उसके लिए हमको पावर में आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने प्रोपागेंडा फैलाना शुरू किया, लोगों को अपने बस में करना शुरू किया। पावर में आना इतना आसान नहीं, स्पेशली जब आप हिंसा की बातें कर रहे हो। लेकिन हिटलर ने यह यकीन दिलाने में कामयाब हो गया लोगों को कि तुम्हारा खोया हुआ इतिहास मैं लौटा दूंगा। थर्ड राइट की बात करता था, 1000 सालों तक हम राज करेंगे, पूरी दुनिया पे हम राज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है प्रोपागेंडा। जैसा कि मैंने बताया, हिटलर प्रोपागेंडा फैलाने में इनकी पूरी मशीन काम करती थी। ठीक है, हेनरिक हाइमलर हो गए और गोरिंग हो गए, ये सब जो है हिटलर के साथ थे। ठीक है, और हिटलर का साथ देते थे। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि हिटलर ने क्या किया, 1920 आते आते नेजी पार्टी बना ली, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको बोला गया नेजी पार्टी। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि हिटलर लोगों को यह बताने लगा कि देखो, तुम्हारा जर्मनी तो झुक गया है। 1871 में जर्मनी यूनाइट होता है, 1871 से 1918 तक। ठीक है, पूरा जर्मन एम्पायर। 1918 से लेकर 1933 तक वाइमार रिपब्लिक, और उसके बाद 1945 तक नेजी पार्टी। समझ गए? नेजिज्म जिसको बोलते हैं। तो यहां पे लोगों से बोला हिटलर ने कि तुम्हारा जर्मनी तो बर्बाद हो गया है, तुम क्या कर लोगे? कोई औकात तो रही नहीं तुम्हारी। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में देखा ना, क्या खाने को नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा, यहां पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हिटलर के साथ हो गए, क्योंकि बिजनेस में भयंकर घाटा हुआ, उनको पैसा आ नहीं रहा था। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने हिटलर को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी हिटलर के पास वो ताकत नहीं है। तो हिटलर ने बाकायदा एक पूरा प्लान बनाया 1923 नवंबर 8 नवंबर 1923 कि हम पूरी सरकार का तख्ता पलट कर देंगे, और ताकत के बल पे हम सरकार को झुका देंगे अपने सामने। हिटलर की जो आर्मी थी छोटी सी, जिसमें सब क्रिमिनल्स थे एक तरीके से, ज्यादातर लोग SA उसको बोला जाता था, जो नेजी पार्टी का एक तरीके से उनका मिलिट्री विंग था। मिलिट्री विंग तो नहीं कह सकते, लेकिन यहां पे मतलब ऐसे जो थे, ठीक है, जो मेंबर्स ऑफ SA थे, ये क्या करते थे, ये बड़े खतरनाक थे। ये सारे कामों को, जो गलत कामों को होता था, उसको अंजाम देते थे। तो यहां पे बकायदा मीटिंग चल रही थी। उस समय जो सरकार के नुमाइंदे थे, हिटलर जो है अपने साथियों के साथ घुस गया हॉल में, जिसको बियर हॉल पुश इंसिडेंट भी बोलते हैं। हिटलर जो है अपने साथियों के साथ घुस गया, 3 सरकारी नुमाइंदों पे कनपट्टी पे बंदूक लगाई और बोला कि अभी इसी वक्त सरेंडर कर दो। लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया। ये शुरुआत में तो वो 3 लोग मान गए, लेकिन बाद में वो मुकर गए। ये प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। समझ रहे हैं? और हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। अब हिटलर को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन इस इंसिडेंट ने हिटलर को घर घर तक पहुंचा दिया। हिटलर घर घर का नाम हो गया, क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट था। यहां पे सारे बड़े जो जितने भी लीडर थे, सब बीयर हॉल पुश में इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो हिटलर को नेशनल फिगर बना दिया। और हिटलर, शायद हो सकता है कि इसीलिए हिटलर ये इंसिडेंट को, मतलब इसको इंप्लीमेंट करना चाहता हो, ताकि वो फेमस हो जाए, और राइट विंग नेशनलिज्म का हीरो बना दिया। अब बहुत लोग हिटलर से सिंपैथी रखने लगे, और इसी दौरान हिटलर को जेल में बंद किया। वो जेल क्या थी? जेल एक्चुअली नहीं थी, 5 साल की सजा हुई थी, लेकिन यहां पे हिटलर को जेल में नहीं, बहुत बड़े कैसल में रखा गया, और बहुत ही ऐशो आराम से रखा गया। और यहां पे हिटलर ने अपनी किताब लिखी, बहुत ही फेमस, मेन कैम्प, जिसको माई स्ट्रगल बोला जाता है। 1925 में हिटलर ने पब्लिश की, अपनी स्टोरी थी बेसिकली, हिटलर की बायोग्राफी है ये। ठीक है, और उसके बाद
इसने एक और हिटलर की सेकंड बुक, अच्छा ये बहुत कम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, ये याद रख लीजिए, द ज्विटिस बुच, ठीक है, या द ज्विटिस बक, जो भी कहिए, मुझे जर्मन बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करनी नहीं आती है। ये लिखी तो 1928 में गई थी, ठीक है, लेकिन 1962 में इसको पब्लिश किया गया हिटलर सीक्रेट बुक के नाम से, ठीक है। तो ये दो किताबें हिटलर ने लिखी थी। तो हिटलर ने जब ये किताब रिलीज की तो सब लोग बड़ा खुश हुए, ठीक है। शुरुआत में तो ज्यादा नहीं बनी, नहीं बिकी, लेकिन 1940 में जब हिटलर पावर में आया 60 लाख कॉपीज बिक गई। देखते ही देखते खूब पैसा आया हिटलर को, खूब रॉयल्टी मिली, समझ गए। मेन कीफ में पूरा इसका प्रोपेगेंडा था, ठीक है, रेस का और बहुत सारी चीजों का इसने कंसेप्ट बताया था कि हम क्यों आगे हैं, और अपनी भी कहानी से जोड़ा था उसको, समझ गए। अब उसके बाद रेस की अगर बात करते हैं तो हिटलर जो है वो आर्यन रेस को सबसे ऊपर बताता था। स्वास्तिक का इसने निशान बनाया, स्वास्तिक का इसने सिंबल दिया, जो हिंदुइज्म में बहुत ही प्योर माना जाता है। आर्यंस को, ठीक है, आर्यंस, क्योंकि जो यूरोप, देखिए अगर आप आर्यन इन्विजन थ्योरी पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देखिएगा, अगर आप वहां पे जाएं तो आर्यन रेस इधर, मतलब अगर वेस्ट की बात करें तो बोलते हैं वो यूरोप से आए थे, इधर जर्मनी के एरिया से। तो हिटलर बोलता था कि यही रेस सबसे प्योर है, आर्यन रेस सबसे प्योर है, और जो इस ब्लड का नहीं है, जिसमें प्योर आर्यन खून नहीं है, उसको खत्म कर दो, वो रहने के काबिल है ही नहीं। रेस के नाम पे आप किसी भी देश के संविधान को देखेंगे तो उसमें एक चीज आपको मिलेगी, कास्ट, क्रीड और रेस, ठीक है। इसके नाम पे आप किसी को वंचित नहीं कर सकते उसके राइट से, यह सबसे खराब चीज होती है। मूल निवासी कौन है, इसकी बहस। तो हिटलर ने रेस के नाम पे कत्लेआम शुरू किए, और हिटलर ने शुरू से बोला, बिल्कुल क्लियर था उसका, उसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, उसने किसी से छुपाया नहीं। उसने बोला कि हम प्योर रेस के हैं, एथनिक प्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड में जो स्लाविक लोग रहते थे ना, जो कि आपको रशिया में भी मिलेंगे, सर्बिया में भी मिलेंगे, स्लाविक एथनिसिटी के, ठीक है, उन सबको बड़ा इंफीरियर मानता था। ज्यूज को, यहूदियों को तो घेटो में, घेटो जो बहुत ही सबसे खराब जगह होती है ना, वहां पे डाल दिया था। अमीर अमीर लोग जो एक समय करोड़पति हुआ करते थे यहूदी, उन सबको बहुत ही छोटे से झुग्गी झोपड़ियों में जहां रहने की बहुत ही खराब कंडीशन थी, वहां डाल दिया गया निकाल के, और उनकी सारी जो कमाई है वो छीन ली। लेकिन जब वो पावर में आएगा, अभी तक पावर में नहीं आया है, अब हिटलर बाहर आता है 1927, ठीक है। अभी भी हिटलर को वो ताकत नहीं मिली जो इसको चाहिए, ठीक है। अब ऐसे का एक नया वर्जन आ गया जिसको बोला गया एस एस, शुट्स्टाफल। ये लोग पागल थे पूरी तरीके से, सबसे ज्यादा कत्लेआम एसएस ने किए, बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे ये लोग। छोटे छोटे बच्चे जो होते थे ना, जो नवजात बच्चे होते थे, हिटलर ने क्या किया था, गड्ढा खोदा था जब हिटलर पावर में आया था, उनमें ये नवजात बच्चों को फेंका और जला दिया। द ग्रेट डिच इंसिडेंट इसको बोला जाता है, डिच इंसिडेंट कुछ ऐसे ही नाम है, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, ठीक है। तो एसएस में कौन थे, इसने एसए को एसएस में तब्दील कर दिया। एसएस में सब शराबी कबाबी, सब के सब क्रिमिनल्स, सबके सब नहीं लेकिन ज्यादातर यंग लोगों को भर्ती किया, 18-19 साल, जो वायलेंस की बात करते थे, हिंसा की बात करते थे। आपको पता ही है कि यंग एज में हर किसी का खून बहुत गर्म होता है, और ज्यादातर आप देखेंगे बच्चे जो है वो वायलेंस की बात करते हैं, और वो सही दिशा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप उस समय उनको गलत दिशा में ले गए तो बर्बाद हो जाएंगे वो। यही हिटलर ने किया, उन सबका माइंड जो है वो, सबका ब्रेन वॉश किया। वैसे हिंसा की बात हो रही थी, जर्मनी वैसे ही परेशानी में था, और हिटलर ने उसका फायदा उठाया। तो हिटलर ने उन सबको एसएस में रिक्रूट किया। इसमें बहुत बड़े क्रिमिनल्स भी थे, बहुत सारे, ठीक है। ये जो सेना थी ना, ये एक तरीके से गुनहगारों की सेना थी, ठीक है। यहां पे सब गुंडे थे, बदमाश थे, और इसी एसएस ने सबको मारा। हिटलर ने तो हरी झंडी दे दी, ठीक है, हिटलर ने तो हरी झंडी दे दी और सबको मारा एसएस ने, समझ गए। अब नेजिज्म को फैलाने लगा। नेजिज्म पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेजिज्म, फासिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इन सब पे मेरा। और यहां पे कम्युनिस्टों को बोला कि ये लोग देश के दुश्मन हैं, ठीक है, इनकी वजह से हमारे, और बाकी सरकार पे भी ये हमले करने लगा, ठीक है, और यहूदियों पे तो हमले। लेकिन ऐसा नहीं है कि आते ही हिटलर ने यहां पे हमले करने शुरू कर दिए। हिटलर बहुत चालाक था, धीमे धीमे वो बढ़ रहा था। अब ये जो एसएस की यूनिफॉर्म थी और जो सिंबल ये लगाते थे, स्वास्तिक, ब्लैक पे रेड स्वास्तिक,
ये एक तरीके से फैशन सिंबल हो गया। तो फैशन में ही बहुत सारे लोग यहां पे हम देखते हैं कि पहनने लगे से। अब आता है दोस्तों सबसे बड़ा इंसिडेंट जिसने हिटलर को ताकत दे दी, वो है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ 1929 में जो आया था। देखो 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, अभी तक अमेरिका जो है वो जर्मनी को लोन दे रहा है, लेकिन जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो अमेरिका बर्बाद। ग्रेट डिप्रेशन तो ऐसा था ना, डिप्रेशन भैया जब रिसेशन बहुत टाइम तक चलता है, गरीब बड़े बड़े लोग गरीब हो गए थे अमेरिका में, बैंक डूबे, एक के बाद एक बैंक डूबे, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश। तो ग्रेट डिप्रेशन में क्या था, ग्रेट डिप्रेशन में दोस्तों ऐसा था, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो लोग थे ना, लोग वो सड़क से हटके चलते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं था कौन ऊपर से सुसाइड कर ले और उनके ऊपर गिर जाए। इतनी बुरी हालत थी ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका में। ग्रेट डिप्रेशन आया 1929 में, ग्रेट डिप्रेशन आया। ग्रेट डिप्रेशन में अमेरिका ने अपने सारे लोन्स वापस बुला लिए जो वो जर्मनी को दे रहा था रेपरेशंस ऑफ वॉर के लिए। तो जर्मनी में बुरी हालत हो गई, इंडस्ट्रियलिस्ट और ज्यादा गुस्से में, बिजनेसमैन और ज्यादा गुस्से में, आर्मी और ज्यादा गुस्से में, और कंजर्वेटिव तो गुस्से में है ही। सारे कंजर्वेटिव तो हिटलर का सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। यहां पे हिटलर ने, इस मौके को हिटलर ने ग्रैब किया और 1929 से लेकर 1932 तक पॉल वॉन हिंडनबर्ग को वो लगातार कन्विंस करता रहा कि मुझे चांसलर बना दो, लेकिन हिटलर को कभी मेजॉरिटी मिली ही नहीं। जब भी इलेक्शन हुए हिटलर की पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। ठीक है, कई बार हिटलर ने इलेक्शन लड़े नेजी पार्टी ने, क्योंकि पता था ना, लोगों को तो पता ही अल्टीमेटली कि कितनी नफरत की बात कर रहा है, और लोग ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ लोग नफरत से दूर भागते हैं। आप देख लीजिएगा, जो वायलेंस की बात करता है लोग उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल नेचर होता है इंसान का वो शांति प्रिय होता है। भले ही हम चालाक है, श्रूड है, लेकिन अल्टीमेटली हम शांति को पसंद करते हैं। समझ रहे हैं? जॉन लॉक ने बोला था, बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर, कि एक्चुअली में है, हम श्रूड हैं, हम स्वार्थी हैं, लेकिन हम शांत भी हैं, है ना? तभी तो हम अभी तक सरवाइव कर पा रहे हैं ना। तो लोग जो हैं वो हिंसा से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखेंगे, ज्यादातर मेजॉरिटी में। तो हिटलर को कभी मेजॉरिटी मिली ही नहीं, लेकिन मेजॉरिटी के करीब पहुंच गया। 1932 में जब हिटलर इलेक्शन लड़ा तो उसको 37% वोट मिल गए। पॉल वॉन हिंडनबर्ग को हिटलर ने बार बार कन्विंस कर रहा था, ठीक है, इससे पहले 3 बार कोशिश कर चुका था, ठीक है, और एक के बाद एक चांसलर आ रहे थे, लेकिन वो जर्मनी का कुछ कर नहीं पा रहे थे, मतलब जर्मनी को कोई दिशा नहीं दे पा रहे थे। तो अल्टीमेटली हिटलर ने हिंडनबर्ग को कन्विंस कर लिया कि मुझे चांसलर बनाओ, और हिंडनबर्ग मान गया। हिंडनबर्ग उस समय बहुत उम्र थी उनकी, 80 साल के थे वो, 80-82 साल के। पॉल वॉन हिंडनबर्ग बहुत ही बूढ़े थे, और हिंडनबर्ग के पास कोई भी चारा नहीं था। और 1933 में, जनवरी 1933 में, 43 साल का था हिटलर। हिटलर की पार्टी को 37% वोट मिले थे, मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर बना दिया। और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, हिंडनबर्ग के उस समय सरकार के लोगों ने बोला था कि सर आपने क्या कर दिया, आपने एक राक्षस को जन्म दे दिया। लेकिन हिंडनबर्ग बहुत ही बूढ़े थे, कोई चारा नहीं था उनके पास। जैसे ही ये हुआ, एसएस ट्रूपर्स जो नेजी पार्टी के जो मेंबर्स है वो बाहर आए खुशी मनाते हुए, हमने कर दिखाया, वी डिड इट। और 30 जनवरी 1933 में थर्ड राइट की स्थापना हो गई। अब हिटलर के पास ताकत आ गई। अब एक बार हिटलर के पास ताकत आई, तो जैसे ही हिटलर के पास ताकत आई, इसने अपने प्रोपागेंडा फैलाने शुरू कर दिए, लेकिन धीमे धीमे, एक साथ नहीं। हिटलर ने यह नहीं बोला था कि यहूदियों को मारा जाएगा, समझ रहे हैं? यहूदियों को तो आखिरी वक्त तक नहीं पता था कि इनको मारा जा रहा है। आपको पता है, यहूदियों को नहीं पता था लास्ट टाइम में कि हिटलर उनको परसिक्यूट करेगा। यहां तक कि जब हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए, डेथ कैंप्स बनाए, ऑशविट्स इतना बड़ा डेथ कैंप जिसमें यहूदियों को गैस चेंबर में भर के मार दिया गया, उनको नहीं पता था। हिटलर को पता था अगर ये यहूदियों को पता चल जाएगा तो यहूदी रिवोल्ट कर देंगे, ठीक है। पता था हिटलर उनके ऊपर काल बन के टूटा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो जेनोसाइड कर रहा है, ठीक है। तो 1933 में हिटलर के पास ताकत आ गई, लेकिन अभी भी एक रोड़ा था, वो था जर्मनी की पार्लियामेंट, राइक्सटैग। और हमेशा पार्लियामेंट रोड़ा अटकाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली परमिशन आपको पार्लियामेंट से ही लेनी है। तो हिटलर ने एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया, उसने पार्लियामेंट को ही खत्म कर दिया। उसने राइक्सटैग की बिल्डिंग में ही आग लगा दी, ठीक है। इसके और जो इसके सपोर्टर्स हैं, खत्म, राइक्सटैग जल गई, खत्म। तो टोटल कंट्रोल किसके पास आ गया?
कुछ नहीं है अब यहां पे। सरकार गई, पार्लियामेंट गई, हिटलर सर्वे सर्वा, हिटलर इज फादर, हिटलर इज जर्मनी, यही हुआ। 1933 में हिटलर के पास पूरी ताकत आ गई और अब हिटलर ने बैंड बजानी शुरू की सबकी। कैसे? सबसे पहले तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, भाड़ में जाओ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ऐसी की तैसी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, इसके प्रोविजंस हटाओ, इसको फाड़ के फेंक दिया, प्लेन बना के उड़ा दिया। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में लिखा था उसके ऑपोजिट गया हिटलर, रीआर्मामेंट करना शुरू किया, आर्मी को बनाना शुरू किया। हिटलर ने कॉन्स्क्रिप्शन लॉ लागू कर दिया, जिनको आर्मी में आना है, जर्मनी में आना है, जर्मनी की आर्मी में आ जाओ। लोग आए, लोगों ने रजिस्टर कराया, लोग रजिस्टर होते गए आर्मी में, हिटलर की आर्मी बढ़ी। जर्मनी हमेशा से ही एक इंटेलेक्चुअल हब रहा है। 1871 के बाद से ही जर्मनी में कमाल की यूनिवर्सिटी, लीप्जिग, बर्लिन यूनिवर्सिटी, आज भी अगर आप देखें, इनफैक्ट एल्बर्ट आइंस्टीन भी जर्मनी में पढ़े थे। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, हाइजेनबर्ग तो जर्मनी के थे ही। ठीक है, इनोवेशंस हुए। जिस देश की साइंस एंड टेक डेवलप है वो अल्टीमेटली डेवलप होगा ही देश। तो जर्मनी की साइंस एंड टेक बहुत अच्छे से डेवलप थी, साइंस में रिसर्चेज बहुत बढ़िया हो रही थी, यूनिवर्सिटीज बहुत बढ़िया थी। हालांकि हिटलर इंटेलेक्चुअल से नफरत करता था। अरे हिटलर ने तो बकायदा किताबों को जला दिया था। सबसे काला, आज तक का सबसे काला इंसिडेंट, जब हिटलर पावर में 1933 के बाद हिटलर ने सारी किताबों के लिए लाइब्रेरी को जला दिया, किताबों को जला दिया। समझ रहे हैं? और जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, प्रोफेसर, उनको मारा। एल्बर्ट आइंस्टीन बच के निकल गए अमेरिका, वरना एल्बर्ट आइंस्टीन भी मार दिए जाते। वो भी तो यहूदी थे ना। आइंस्टीन को अमेरिका ने दे दी शरण, वरना वो भी मार दिए जाते। आप जीनियस सीरीज देखिएगा, 10 एपिसोड की सीरीज में ये एपिसोड दिखाया है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हिटलर की, तो जो हिटलर है वो क्या है, अब यहां पे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के सारे प्रोविजंस को उसने खत्म किया। ठीक है, हम रीआर्मामेंट करेंगे। उसने अपनी नेवी को बनाना शुरू किया, अपनी एयरफोर्स को रीऑर्गेनाइज किया। और 1933 में ही दोस्तों स्पेन में सिविल वॉर हो रही थी, स्पेनिश सिविल वॉर। ठीक है, स्पेनिश सिविल वॉर में एक तरफ तो नेशनलिस्ट थे और एक तरफ बाकी रिबेल्स। ठीक है, एक तरफ जो देश के लिए लड़ रहे थे, मैं स्पेनिश सिविल वॉर में नहीं जाऊंगा, थोड़ा अलग टॉपिक है। ठीक है, और एक तरफ जो रिबेलियंस। ठीक है, हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने स्पेनिश सिविल वॉर में अपना हाथ डाला। कहता ना कि पहले एक बड़े वॉर से पहले एक बड़े मैच से पहले प्रैक्टिस तो कर लो, एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस सेट लगाते ना, वही हिटलर ने किया। स्पेनिश सिविल वॉर हिटलर के लिए एक प्रैक्टिस सेट था। तो हिटलर ने अपनी आर्मी को स्पेन में भेजा कि देखे तो हमारी आर्मी कितनी तैयार है। और हिटलर की आर्मी ने कमाल कर दिया स्पेनिश सिविल वॉर जीतने में। मतलब जो लोग यहां पे जीते, जो ग्रुप जीता, उसमें हिटलर की आर्मी का बहुत बड़ा रोल था। तो हिटलर ये पूरा कन्विंस हो गया 1939 आते आते, 1939 में सिविल वॉर खत्म हुई, कि हमारी आर्मी कमाल है। आप समझ रहे? तो अब हिटलर के पास पूरा ताकत आ गई। अब हिटलर ने एक के बाद एक स्कीम जो है वो लॉन्च करेंगी। सबसे पहले 1933 में आते ही सरकार ने एक लॉ पास किया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होगी जर्मनी में, जिसको नेजी पार्टी बोला जाएगा, बस। बाकी सारे ट्रेड यूनियंस बैन, सारी पार्टीज को बैन कर दिया। और कोई भी अगर नेजी पार्टी के खिलाफ बोलता था, उसको वहीं मार देंगे, खत्म बात। समझ रहे हैं? वहीं खत्म कर देंगे, वहीं जेल में बंद कर देंगे। लेकिन हिटलर जब पावर में आया तो वो नफरत नहीं, उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। देखिए कितनी चालाकी कर रहा है हिटलर ने। ये बिल्कुल भी लोगों को एहसास नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। फ्रांस एंड पोलैंड से, फ्रांस और पोलैंड की यहां पे हालत खराब हो गई, क्योंकि अगल बगल लोग डर रहे थे कि हिटलर ना आ जाए। हिटलर आ गया और फ्रांस एंड पोलैंड को उसने बोला कि अरे परेशान मत हो, तुम हमारे दोस्त हो। हिटलर ने ये बोला फ्रांस और पोलैंड से, हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। समझ रहे हैं? और हम तो डिसआर्मामेंट और पीस में सपोर्ट करते हैं। ये हिटलर ने बकायदा अपनी स्पीच में बोला मई 1933 में, कि हमको तो ना ही हमको कोई हथियार बनाने हैं, ना ही हमको कोई युद्ध लड़ना है। हम तो पीस, हम तो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, अमन चैन बना रहे। ये हिटलर के वर्ड्स थे, डॉक्यूमेंटेड हैं। ठीक है, हिटलर ने अपने आप को, जर्मनी ने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से भी विड्रॉ कर लिया। और अब जैसा कि मैंने बताया, रीआर्मामेंट शुरू कर दिया। फिर उसके बाद तो फेमस नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया और हिटलर के खुद के भी पार्टी मेंबर्स को मारा गया। देखिए एक्चुअली क्या था कि अगर बात करें, देखो हिटलर के पार्टी के बहुत सारे लोग भी हिटलर से सहमत नहीं थे, लेकिन हिटलर को जब भी विद्रोह का पता चलता था उसी रात उसको मरवा देता था। इसमें एक थे अंस रोहम।
उन्होंने बकायदा ये प्लान बना लिया था, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि हिटलर के ऐसे शैतानी प्लान है, ये तो राक्षस है, तो रोहम ने बोला यार ऐसा नहीं होगा, इसको गिराना पड़ेगा वरना ये बर्बाद कर देगा। तो उसने कोशिश की रोहम को, अंश रोहम को, मतलब अंश रोहम ने हिटलर को गिराने की, तख्ता पलट के, लेकिन अंश रोहम को मरवा दिया। हिटलर ने पकड़ लिया रोहम को और पब्लिक के सामने नंगा दौड़ाया। समझ रहे हैं? कोई कपड़े नहीं, नंगा दौड़ा दिया और फिर मार दिया। आप समझ रहे हैं? और अपने ही पार्टी मेंबर्स को, यहां पे एसएस जो थे इनके, बताया था ना कि मैंने एसएस ये बनाई थी हिटलर ने, एसएस ने इनके ही पार्टी मेंबर्स को जो हिटलर के खिलाफ थे उन सबको खत्म कर दिया। हिटलर के खिलाफ जो भी था उनको खत्म कर दिया। 86 साल के हो गए थे हिंडनबर्ग, उनकी मृत्यु हो गई 1934 में। सब कुछ हिटलर के पास। फिर 1935 में न्यूरेमबर्ग लॉज ने यहूदियों को यह एहसास दिला दिया कि अब हमारा कोई नहीं है जर्मनी में। न्यूरेमबर्ग लॉज बेसिकली यहूदियों के लिए थे। आप कोई भी जो ज्यू है, यहूदी है, वो किसी जर्मन से शादी नहीं कर सकता, सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना सकता। अगर आप यहूदी हैं तो आपको एक पीला तरीके का कपड़ा पहनना पड़ेगा जो आपको अलग करे, ठीक है। और यहां पे आपकी सिटीजनशिप जो है, यहां पे यहूदियों की सिटीजनशिप छीन ली गई, ठीक है। और बहुत ही बड़ी दिक्कत, तो जब न्यूरेमबर्ग लॉज जो कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी थे और यहूदियों को उन्होंने टारगेट किया, ठीक है, तो यहां पे एसएस के जो ट्रूपर्स थे उन्होंने यहूदियों पर अटैक करना शुरू किया। इनकी दुकानें लूटी गई, इनके घर में गए, यहूदियों के घर में जाते थे, इनको मार देते थे, दुकानें लूट लेते थे, सब कुछ बर्बाद कर देते थे, यहूदियों को बिल्कुल किनारे कर दिया। इसमें बहुत गरीब यहूदी भी थे जिनके पास कुछ नहीं था, उनके ऊपर भी ये लोग कहर बन के टूटे। जहां पे भी ज्यूज देखते थे वहीं पे मारना शुरू कर देते थे। और अब जर्मन पब्लिक भी इस सारी चीजों का सपोर्ट करने लगी थी, क्योंकि हिटलर ने उनके मन में जहर भर दिया था। मीडिया हिटलर के साथ, पेपर्स हिटलर के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। तो जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था वो घर घर जा रहा था, लोग भी इसके साथ हो गए। फिर बर्लिन ओलंपिक्स होता 1936 में। हिटलर चाहता था कि दुनिया को यह ना लगे कि हम कुछ गड़बड़ प्लान कर रहे हैं। बर्लिन ओलंपिक्स हुआ। अब बर्लिन ओलंपिक्स में दोस्तों हम ये देखते हैं कि बर्लिन ओलंपिक जो हुआ उसमें हिटलर जो है, भारत ने भी पार्ट लिया था वैसे आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन जो जूइश एथलीट्स थे उनको अलाउ नहीं किया गया। लेकिन दुनिया को एक मैसेज गया कि हिटलर जो है वो शांत है, मतलब हो सकता है ये वॉर ना करे। ओलंपिक्स इसने बाकायदा 1936 में ओलंपिक्स इसने कंडक्ट करवाए हैं। फिर फेमस जेसी ओवेंस का केस, अगर आपको याद हो तो, समझ रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों परसिक्यूशन ऑफ ज्यूज तो स्टार्ट कर दिया गया था। यहूदियों को उनके घर से बाहर निकाला जाता था और घेटों में डाल दिया जाता था, ठीक है, जो बहुत ही नीची जगह होती थी उसमें डाल दिया जाता था। हिटलर ने अपनी पुलिस बना ली, गेस्टापो जिसको बोला जाता था। गेस्टापो ये सीक्रेट स्टेट पुलिस थी, उन लोगों को मारती थी यहूदी जो तो होते थे, और जो हिटलर के खिलाफ बोलते थे उन लोगों को सर्च करती थी और उनको जेल में बंद करती थी, उनको भयंकर टॉर्चर करती थी। अजीबोगरीब टॉर्चरिंग टेक्निक होती थी। प्राइवेट पार्ट्स में करंट देना, हाथ काट देना, उल्टा लटका के तब तक मारना जब तक बेहोश ना हो जाए, नाखून उखाड़ देना, कानों को काट देना, आंखें निकाल लेना। बहुत अजीब अजीब टॉर्चरिंग टेक्निक, आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा, ठीक है। मैंने बताया ना ये सब पागल थे। ये गेस्टापो, ये एसएस जो है, इसमें सब ये सब लुटेरे भरे पड़े थे इसमें, समझ रहे हैं, सब के सब क्रिमिनल्स। अब लोगों की भी यहां पे हालत, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि सब कुछ हिटलर के पास है, ठीक है। यहूदियों को पकड़ पकड़ के जेल में डालने लगा, बहुत दिक्कत। यहूदियों को पकड़ पकड़ के मारने लगा, यहां पे भी यहूदी दिखते। अब आप इसी दौरान दोस्तों एक बहुत ही कमाल का इंसिडेंट हुआ कि यहूदी बच्चों को यहां पे एक ब्रिटिश बहुत बड़े निकोलस विंटर थे, सर निकोलस विंटर, उन्होंने क्या किया, वो ब्रिटेन के थे, उन्होंने यहां पे यहूदियों के बच्चों को रेस्क्यू किया। यह बाकायदा पूरा मिशन चलाया गया, क्योंकि यहूदी जो थे उनको पता था कि हम मर जाएंगे यहां पे, ये हिटलर हमको मार देगा, तो कम से कम हमारे बच्चे बच जाए। 3-3, 4-4 साल के छोटे छोटे क्यूट से बच्चे बेचारे, है ना, आप समझ सकते हैं। तो अपने माँ बाप ने अपने कलेजे पे पत्थर रखे उन सबको ब्रिटेन भेज दिया, क्योंकि बाकायदा रेस्क्यू प्रोग्राम चलाया जा रहा था। ब्रिटेन और भी जगह गए कि बाकायदा हमारे बच्चों को, हम मारे जाए लेकिन हमारे बच्चों को बचा लो। तो 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चों को बचाया गया। आप देखेंगे आपकी आंखें भर आएंगी। वो ऐसा इंसिडेंट था जब अपने माँ बाप जो है वो बच्चों को ट्रेन में छोड़ते हैं तो बहुत रोते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि अब बच्चे भी रो रहे हैं, वो तो छोटे हैं, उनको क्या पता, वो अपने माँ बाप के बिना जी नहीं सकते, लेकिन और कोई चारा नहीं था। हिटलर ने यह किया। पागल था हिटलर, पूरी तरीके का पागल, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं, अब हिटलर ने अपने प्लान्स बनाए, समझ रहे हैं, हिटलर ने अपने जनरल्स को प्लान्स बताए कि अब सब कुछ बढ़िया है, सब चंगासी, मिलिट्री जो है वो रीऑर्गेनाइज हो गई है, मिलिट्री को हमने मतलब हमारा रीआर्मामेंट पूरा हो चुका है, अब हम वर्ल्ड वॉर टू, अब हम युद्ध में जाएंगे। इनके जनरल्स ने बोला देखो बेटा तुम पागल हो चुके हो, ऐसा तो नहीं बोला लेकिन बोला कि सर ऐसा मत करिए, अभी हमारी आर्मी रेडी नहीं है, 1943 तक का वक्त दीजिए, ठीक है, तब हमारी आर्मी पूरी रेडी हो जाएगी। लेकिन हिटलर मानने को तैयार ही नहीं था, उसने बोला नहीं हम इन्वेड करेंगे तो करेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन हिटलर ने अभी पूरी दुनिया को नहीं बताया, हिटलर रिवील्स इट्स प्लान्स टू हिज जनरल्स, नॉट टू द वर्ल्ड। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अब क्या हुआ, यहां पे ब्रिटेन की हालत खराब हो गई। हिटलर सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटेन को मानता था कि जैसे ब्रिटेन एम्पायर बनाया वैसे हम पूरी दुनिया में एम्पायर बनाएंगे। ब्रिटेन के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे नेवल चेम्बरलेन। 1938 में हिटलर के पास गए और म्यूनिच एग्रीमेंट, जिसको म्यूनिच बिट्रेल भी बोला जाता है, वो साइन करके आ गए। सर झुका के आ गए थे नेवल चेम्बरलेन हिटलर के सामने, क्योंकि हिटलर बहुत ताकतवर हो गया था। आपके पास, आपके पीछे इतनी बड़ी ताकत है, आपकी आर्मी एकदम फुल स्विंग में है, आपकी जो नेवी है वो पूरी ऑर्गेनाइज्ड, आपकी एयरफोर्स पूरी ऑर्गेनाइज्ड, आप डरेंगे किसी से, ऐसी की तैसी कर देंगे, एक्सपैंड करो। हिटलर बहुत ज्यादा घमंड में और बहुत एकदम एकदम एटीट्यूड में, उसको पता था कि मेरे पास मेरी पांचों उंगलियां घी में है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नेवर चेम्बरलेन गए, नेवर चेम्बरलेन ने बोला कि माई बाप, हिटलर से बोला, सर झुका के बोला आप जो हैं चेकोस्लोवाकिया का सडनलैंड ले लो, ये जो हिस्सा था ये वर्ल्ड वॉर वन में छीन लिया था जर्मनी से ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के तहत, तो जो हमने आपको छीना था, ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट ले लो, चेकोस्लोवाकिया का सडनलैंड ले लो, लेकिन वॉर मत शुरू करना। हिटलर ने बोला, कंधे पे हाथ रखा, रे परेशान मत हो यार, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। तो हिटलर ने ये एरिया भी ले लिए और म्यूनिच एग्रीमेंट में बाकायदा था कि हिटलर जो है वो युद्ध नहीं करेगा, पीस ट्रीटी थी। लेकिन यहां पे लोगों का बहुत मूड खराब हुआ था, क्योंकि नेवर चेम्बरलेन सर झुका के आ गए थे हिटलर के सामने, और हिटलर बहुत बड़ा धोखेबाज, हिटलर बहुत बड़ा धोखेबाज, साम दाम दंड भेद, जो सही लगा उसके लिए किया, समझ रहे हैं। हिटलर ने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया और इन्वेड कर दिया पोलैंड को, फिर चेकोस्लोवाकिया को। यही तो प्लान था, पोलैंड को इन्वेड करो, चेकोस्लोवाकिया, बेल्जियम, नॉर्वे के थ्रू फिर फ्रांस जाओ, मतलब बेल्जियम के थ्रू फ्रांस जाओ, सबको जीतो, फिर ब्रिटेन को हराओ। यही प्लान था हिटलर का, और हिटलर ने यही प्लान बताया अपने जो जनरल्स थे। तो 1938 में 1938 में म्यूनिच एग्रीमेंट जो नेवर चेम्बरलेन साइन करके आए थे वो सब वेस्ट रहा, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हिटलर ने अपने दोस्तों को बनाना शुरू किया। कौन? सबसे पहले इटली। इटली में इधर फासिज्म था, फासिस्ट। 1923 में मसोलिनी आ गया था। अब 1923 में 1923 में मसोलिनी आ गया था, फासिज्म आ गया था, फासिस्ट पार्टी आ गई थी इटली में। शुरुआत में 10 साल तक, ग्रेट डिप्रेशन जब तक नहीं आया था तब तक तो मसोलिनी ने बहुत बढ़िया इकोनॉमी बहुत अच्छी चलाई, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे इकोनॉमी नीचे जाने लगी। मसोलिनी लेकिन बेवकूफ था, उसको ज्यादा अकल नहीं थी। मसोलिनी की अगर बात करें तो मसोलिनी हिटलर की कॉपी करता था और हिटलर से डरता भी बहुत था, समझ रहे हैं। तो ये चीज है, तो हिटलर ने पैक्ट ऑफ स्टील साइन किया इटली के साथ कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन किया सोवियत यूनियन के साथ, स्टालिन के साथ। अब उस समय हिटलर देखिए, सोवियत यूनियन हिटलर के साथ था, ठीक है। बाद में जब हिटलर ने इस पे भी धोखा दे दिया, जो नॉन एग्रेशन पैक्ट था ये भी हिटलर ने तोड़ दिया बाद में, और सोवियत पे ही इन्वेड कर दिया। और यही हिटलर की सबसे बड़ी गलती है। वर्ल्ड वॉर 2 में जानेंगे इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा, ठीक है। अब इटली जो है, अब ध्यान से देखिएगा, इटली जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइड पावर्स की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन क्योंकि वहां पे फासिस्ट पार्टी आ गई है, हिटलर के साथ हो गया, समझ गए। हिटलर पूरा तैयार, और अल्टीमेटली हम देखते हैं 1 सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। तो ब्रिटेन के सपने, फ्रांस जो समझ रहा था, ब्रिटेन जो समझ रहा था हिटलर वॉर नहीं करेगा, सब धरे के धरे रह गए, और हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 कैसे आगे बढ़ा, ये हम जानेंगे परसों 27 तारीख को वर्ल्ड वॉर 2 पे लेक्चर आएगा। तो बने रहिएगा ट्विटर पे,
फॉलो करिए मुझे, लेक्चर के अपडेट्स डालता रहता हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।